नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर हम नहीं चाहते थे कि आप सभी का ये वाली स्टोरी थोड़ा सा हमारी वजह से डिले हो। सो इसीलिए ये स्टोरी मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं लिसनर्स के लिए भी। सो थैंक यू सो मच स्टोरीज को इतना प्यार देने के लिए। सो वेलकम टू माई चैनल मिडनाइट फीलिंग लव स्टोरी में। कहानी शुरू करने से पहले एक जन की गुजारिश है शिवानी जी की उन्होंने अपनी एक शायरी हमको बोली थी और वो चाहती हैं कि हम वो शायरी आप सभी के सामने बताएं। तो कुत्ता मर गया रजाई में, मैं पागल तेरी जुदाई में, हाथी नाली में बह नहीं सकता, मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। अधूरी दास्तां एक श्राप पार्ट 4। यहाँ पर अदिति जो थी वो शास्त्री जी के कमरे से निकल चुकी थी। शास्त्री जी को एक लिफाफा पकड़ाते हुए, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस दिन वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के पास और कोई शख्स नहीं, अदिति थी। लेकिन अब यहाँ पे सोचने की बात ये थी कि अदिति वहाँ पे कर क्या रही थी और ऐसा कौन सा चीज़ें थी जिसको वो बहुत ही गौर से फोटो क्लिक करके लेकर जा रही थी। और अगर वो कर ही रही थी तो वहाँ पर रिमझिम के पिताजी अंशुमन सहाय वहाँ पे क्या कर रहे थे। ये तो बहुत ही बड़ा सोचने की बात है। तो यहाँ से अदिति अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, यानी कि पूर्वी के कमरे की तरफ जहाँ पे वो ठहरी थी। वो जाती है और जाने के बाद वहाँ से फिर वॉशरूम से पूर्वी बाहर आती है। पूर्वी बाहर आती है और अदिति से पूछती है, तुम यहाँ पर, तुम कॉफ़ी नहीं मिली क्या? तभी अदिति थोड़ी सी कंफ्यूज और अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है कि अरे यार, ये घर है, मैं क्या ही कहूँ, मैं गई थी लेकिन मुझे मिला नहीं। तभी पूर्वी थोड़ी सी हंस पड़ती है और हंसते हुए कहती कि हाँ, हालांकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, रुको एक मिनट। और फिर वो, क्योंकि अब तक अदिति कमरे में आ चुकी थी, एक साइड में खड़ी थी, तो पूर्वी क्या करती, उसके पीछे से एक बजर था, बजर कह सकते हैं, बटन टाइप था, तो वो उसको प्रेस करती है। वो प्रेस करने के बाद तकरीबन 1 मिनट बाद वहाँ पे एक सर्वेंट आते हैं, तो वो कहती है कि एक ब्लैक कॉफ़ी। और वैसे ही होता है, उतना सुनने के बाद वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है एक ब्लैक कॉफ़ी और एक चाय का ऑर्डर लेकर। अब यहाँ पे अदिति उसको घूर के देखती है पूर्वी की तरफ। अब पूर्वी बोलती वो सॉरी, मैं बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे अदिति कह पड़ती है हाँ, धन्यवाद बताने के लिए। पूर्वी थोड़ी सी हंस पड़ती है। और यहाँ पे इन लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी। पूर्वी अब, क्योंकि अदिति भी फ्रेश हो चुकी थी, पूर्वी भी फ्रेश हो चुकी थी। तकरीबन अब शाम के 5 बज रहे थे, 5:30, 4:30 और 5:30 के बीच का वक्त था। तभी यहाँ पे इनके कमरे में चंचला और रिमझिम आते हैं। चंचला और रिमझिम आते ही चंचला के पीछे एक सर्वेंट थे जिनके हाथ में 2 ड्रेस थे और वो बहुत ही कंफ्यूज थे। और यहाँ पे चंचला पूछती है कि भाई साहब बताइए ना, कौन सा ड्रेस पहने, हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं। इवन रिमझिम भी देखते हुए कहती है कि यार अदिति, पूर्वी, दोनों में से बताओ ना यार, कौन सा ड्रेस पहने, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। तभी यहाँ पे पूर्वी तो एक बार अदिति की तरफ देखती है, मानो एक बहुत ही लाचारी वाली नज़रों से कह रही हो यार कि इस सिचुएशन से निकाल ले बस प्लीज़। अदिति भी इशारों में कहती कि हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। और वो एक बार दोनों की तरफ देखती है और वो बता देती है कि ये वाला ड्रेस नहीं, ऐसा वाला ड्रेस पहनो, ये वाला नहीं, ये वाला पहनो। और वैसे ही होता है। उसके बाद वहाँ से वो लोग कमरे से निकल ही रहे थे, तभी वहाँ पे चाची जी आती हैं, मंजुला देवी राजपूत। वो आते ही उनके पीछे 3 सर्वेंट, जो कि एक ड्रेस को कैरी करके लेकर आ रहे थे, सिर्फ पकड़ के लेकर आए थे। वो ड्रेस थोड़ा सा हैवी टाइप में था, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में ड्रेस था। वो ड्रेस जब वो लेकर आती हैं तो यहाँ पे पूर्वी, अदिति, सभी की नज़रें थोड़ी सी खुल जाती है। इवन पूर्वी तो कह भी पड़ती कि ये क्या है चाची साहब। तभी मंजुला कहती कि ये तुम्हारे पार्टी का ड्रेस है। एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि आप शाम की पार्टी में आप यही ड्रेस पहने। चंचला की तो आंखें फटी की फटी, इवन रिमझिम की तो आंखें भी, रिमझिम तो पलक भी नहीं झपका रही थी। और बाकी सबका तो छोड़े, यहाँ पे पूर्वी का मुंह खुला का खुला था।
क्योंकि आज से पहले कभी पूर्वी ने ऐसे कोई ड्रेस नहीं पहनी थी। सो इसीलिए उसके लिए ये ड्रेस पहनना थोड़ा सा टफ हो रहा था। वो ड्रेस रॉयल ब्लू कलर का था। एक्चुअली ब्लू कलर इनके पार्टी का थीम कह सकते हैं था, जो कि रॉयल फैमिलीज जो थी वो रॉयल ब्लू पहनेंगी एंड जो उनके फ्रेंड्स और गेस्ट लोग थे वो नेवी ब्लू कलर पहनेंगे, ऐसा समथिंग, डार्क नेवी ब्लू में। और वैसा होता भी है, सभी के कपड़े वैसे थे, लेकिन पूर्वी के कपड़े रॉयल ब्लू कलर के थे। अब यहाँ पे सभी लोग शौक में तो थे ही, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। आवाज़ पीछे से नहीं आती एक्चुअली, थोड़ी सी धीरे धीरे करके आवाज़ आई थी। तभी रिमझिम अपने कान में थोड़ा सा ऐसे उंगली डाल के सहलाते हुए कहती कि मुझे कुछ ज़्यादा सुनाई दे रहा है क्या। तभी चंचला कहती कि क्या हुआ, तो बोलती कि 1 मिनट, और वो बाहर जाती है। तो समीर जो था वो नाम लेकर पुकार के सबको, मतलब चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा था, अरे कोई तो है कि नहीं है, रिमझिम, पूर्वी, अरे अदिति, कोई तो सुन लो। जब ये रिमझिम सुनती है तो वो बाहर आते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहा है। तभी जो समीर था वो जगह जगह ढूंढ रहा था और ढूंढते हुए बोलता है कि अच्छा हाँ हर्ष, तुम यहाँ पर हो, मैं ना सच में। और वो आते ही रिमझिम को हक करने वाला था, तभी रिमझिम हाथ दिखाते बोलते कि क्या हुआ, क्या है। बोलते कि क्या कहूँ यार, पिछले आधे घंटे से ना एक तो इतना बड़ा महल है, महल कहूँ या भूल भुलैया, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। और ये कहाँ हो यार तुम लोग, मैं कसम से ना फाइनली अब जाके मिल रहा हूँ। तो रिमझिम कहती कि अच्छा, वैसे आधे घंटे से घूम रहे थे। तभी समीर कहता है वही तो, आधे घंटे से मैं घूम रहा था। तभी रिमझिम कहती कि हाँ वैसे ये अच्छा हुआ तेरे साथ। तभी पीछे से चंचला कह पड़ती है, भाई साहब, समीर भाई साहब, क्योंकि वो समीर को भी एक भाई साहब के रूप में ही देखती थी, अपने बड़े भाई के रूप में। तो समीर कहता है कि ओह हाय, तुम भी हो यहाँ पे। तभी रिमझिम कहते कि हाँ वो भी है। तभी समीर कहता है यार ठीक है, तुम दोनों तो मिल गए, मुझे ना पूर्वी और अदिति नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए वो लोग। तभी रिमझिम कहते वो लोग अंदर हैं। तभी समीर कहता अंदर, आप अंदर कहाँ हैं। तभी तभी रिमझिम कहती है कि अरे अंदर मतलब कमरे में रहेंगे ना, थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तभी समीर कहता ओह ठीक है। और फिर वो लोग अंदर आते हैं। अंदर कमरे में आते हैं तो पहले तो समीर कमरा देखता है। हाय हाय, पूर्वी का कमरा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था क्योंकि पहले से पूर्वी वहाँ पे कुछ समय बचपन अपना थोड़ा बहुत गुजारी थी, जिसके वजह से उसका वो कमरा फिक्स था। पूर्वी के कमरे में एक बैल्कनी थी जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसका कमरे का डिज़ाइन इस तरीके से रखा गया था कि वहाँ पे जो गार्डन एरिया साइड था महल के आगे का, वो पूरा, और गांव के जो गार्डन एरिया साइड थे वो सारी चीज़ें पूर्वी के कमरे से साफ दिखती थी। अब कोई इंसान थका हुआ या कोई भी परेशान भी रहना तो वहाँ पे खड़ा होकर बहुत रिलीफ महसूस करेगा, ऐसा कमरा। और बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस वाइब दे रहा था वो कमरा। तो समीर आता है और बोलता है कि जितना बड़ा महल है ना, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं, मतलब ऐसा लग रहा है ना मैं राजा महाराजा के दुनिया में आ चुका हूँ। तभी रिमझिम थोड़ा सा उसको मारती है तो समीर कहता है आउच, लगी मुझे। तो बोलते अच्छा लगी ना, तो दैट इज़ रियलिटी। तो समीर कहते कि हद है। फिर उसके बाद उसकी नज़र जाती है ड्रेस पे, और भाई साहब जब वो ड्रेस पे नज़र जाती है तभी समीर कहता है ये किसका ड्रेस है। तभी रिमझिम कहते कि ये पूर्वी का ड्रेस है। ओ, जब वो पूर्वी ऐसा इतना कहती है रिमझिम, तभी समीर पूर्वी की तरफ देखते हैं। पूर्वी की आंखें अभी भी बड़ी बड़ी। तभी समीर कह पड़ते कि ये किसके लिए है। तभी मंजुला देवी बोलती हैं कि ये पूर्वी के लिए ड्रेस है। आज शाम की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं पूर्वी और शौर्य के लिए रखी जा रही है, सो इसीलिए। तभी यहाँ पर समीर कह पड़ता है कि क्या बात है, वैसे ये ड्रेस पकड़ने में 3 लोग क्यों। तभी रिमझिम कहते क्यों, तुझे पहनना है, तुझे जानना है क्यों 3 लोग लगे हैं। तब यहाँ पे थोड़ी सी मंजुला देवी को हंसी आ जाती है। वो ज़्यादा हंसती तो नहीं खिलके, लेकिन थोड़ी सी हंसी आ जाती है उनको, हल्के सी होठों के कोने पे एक हल्की सी स्माइल यहाँ पे। तभी समीर कहता है कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आर यू श्योर पूर्वी तुम इसको पहनने वाली हो।
पूर्वी तो बेचारी शायद सदमे में ही चली गई थी। तभी अदिति उसको ऐसा थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा उसको बुलाती है टच करके। तभी पूर्वी कहती है हाँ क्या हुआ। तभी समीर कहता है कि तुम इसे पहनने वाली हो। तो मंजुला देवी कहती कि ऑब्वियस सी बात है, लाया उसी के लिए है तो वही पहनेगी। तो भी पूर्वी कहती कि चाची साहब मैं सोच रही थी कि। तभी चाची साहब कहती कि पूर्वी ये ड्रेस आपके लिए स्पेशली सिलेक्ट किया गया एंड हम चाहते हैं, इवन सभी लोग यही चाहते हैं कि आप ये ड्रेस आज की शाम की पार्टी में पहने। और आपके हमारे जाने के थोड़ी देर बाद ही 3 लोग आएंगे जो कि आपको तैयार करेंगे। बाकी आप सबके लिए तैयार करने के लिए आप लोगों को वहाँ पे कुछ आ जाएंगे मेकअप आर्टिस्ट। तभी समीर कहता है कि अच्छा चाची जी मेरे कमरे में भी आएंगे। तो मंजुला देवी उसे घूर के देखते हुए बोलती कि मतलब। तभी समीर कहता है कि मुझे पता है कि मतलब हमको भी थोड़ा सा तैयार होना होता है ना, मतलब पार्टी है सो। तो मंजुला देवी बोलती कि हाँ सो। तो बोलते कि हाँ तो हमारे लिए भी कोई शख्स। तभी मंजुला देवी बोलती क्यों, मतलब आपके लिए शख्स मतलब हम समझे नहीं। तभी समीर कहता है कि क्या मतलब है, मतलब हम लोग मतलब तैयार नहीं होते क्या, मर्द लोग मेकअप नहीं करते। तभी चाची सा कहती है कि हमने ये आपसे कब कहा कि मर्द लोग मेकअप नहीं करते या समथिंग। अगर आपको चाहिए तो हम आपके कमरे में भिजवा देंगे। तभी समीर कहता है कि थोड़ा सा ड्रामा करते हुए बस चाची सा हमें लगा था कि आप हमारे जज्बातों को समझेंगी। चाची सा कहती है कि हम समझ गए और आपके कमरे में आ जाएगा कोई। जाने ही वाली थी तभी फिर से समीर कह पड़ता है वैसे चाची सा हमें एक आपकी सर्वेंट की ज़रूरत है। चाची सा कहती है क्यों क्या हुआ, सब ठीक है। तभी समीर कहता है वैसे चाची सा सब ठीक होते हुए भी सब ठीक नहीं है, क्योंकि मैं आधे घंटे से आपके इस महल में घूम रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो कोई एक सर्वेंट रहेगा जिसका नॉलेज रहेगी तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तभी चाची सा थोड़ी सी हंसते बोलती कि जी ठीक है, हम आपके कमरे तक एक सर्वेंट को भिजवा देंगे। और इतना ही बोल के वहाँ से चाची सा चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे कमरे में 2-3 लड़कियाँ आती हैं और वहाँ से अब रिमझिम और चंचला भी वहाँ से जा चुके थे। दूसरी ओर समीर वो भी अपने कमरे में जा चुका था। अदिति अभी भी पूर्वी को देख रही थी, पूर्वी जो एकटक अभी भी उस ड्रेस को देख रही थी। एक्चुअली वो ड्रेस कैसी है वो तो आप पिक्चर में देख ही रहे होगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। रॉयल ब्लू कलर का गाउन टाइप वो ड्रेस था एंड बहुत ही बड़ा था वो ड्रेस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल, इमेजिन तक नहीं कर सकते ऐसा सब था। जब अब अदिति कहती है कि पूर्वी तो होश में आ जा, तभी पूर्वी कहती है यार मैं कहाँ फंस गई हूँ। तभी अदिति कहती है कि क्या हुआ है, कोई बात नहीं यार, थोड़ी देर के लिए पहनना है पहन ले। तो बोलती है तुझे पता है ना यार ये सब ऐसा कभी पहना नहीं मुझे, मैंने कभी पहना नहीं और ये सारी चीज़ें। तभी अदिति कहती कि ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कुछ 3 लोग जो थे वो लोग आ चुके थे। उसमें से वो लोग आते हैं, पहले तो परमिशन लेते हैं बहुत ही बाकायदा से कि मैम हम अंदर आ सकते हैं। तो पूर्वी कहती है कि जी बिल्कुल आप लोग आ जाइए। और फिर उसके बाद यहाँ से अब पूर्वी और अदिति तैयार होने शुरू होते। एक्चुअली पूर्वी तो थी भी बहुत खूबसूरत, जो कि वो 3 लोग आए थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल पूर्वी को देख रहे थे। पूर्वी इतनी खूबसूरत थी कि कहीं ना कहीं वो लोगों की नज़रें बार बार पूर्वी पे ही जा रही थी। तभी पूर्वी भी कह पड़ती कि जी सब ठीक है। तभी वो लोग कहते हैं जी माफ़ी चाहते हैं। और इतना कहते हैं फिर वो लोग तैयार करने लगते हैं। पूर्वी ड्रेस वेयर करती है और ड्रेस वेयर करने के बाद ज़्यादा नहीं लाइट मेकअप, क्योंकि पूर्वी की स्किन जो थी वाइटेस्ट थी, सो लाइट मेकअप किया था, सिर्फ हल्का सा लाइट मेकअप, हेयर को खुला रखा था उसने। और इतनी खूबसूरत लग रही थी वो उस वक्त, मानो पूरी दुनिया की खूबसूरती उस एक समय में बंध चुकी हो। अदिति, हालांकि अदिति को जो मेकअप आर्टिस्ट थी वो उसको तैयार करती है, अदिति भी तैयार हो चुकी थी। उसने नेवी ब्लू कलर के ड्रेस को वेयर किया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी वो भी, नो डाउट। लेकिन द वे पूर्वी कैरी हर ड्रेस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। I can't even explain you like that. She is looking like अप्सरा, ऐसा लग रहा था वो आसमानों से उतरी परी आई हो। पूर्वी इतनी खूबसूरत लग रही थी उस वक्त।
तो जैसे ही वो लोग तैयार कर लेते हैं तो मानो उनकी नज़रें, पहले तो एक तो पूर्वी वैसे भी इतनी खूबसूरत, उसके बाद उस ड्रेस में वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी कि उसकी, और कोई अपनी आंखें एक बार पूर्वी की तरफ देख ले तो शायद वो अपनी आंखें फेर नहीं पाएगा पूर्वी के पास से, इतनी खूबसूरत लग रही थी उस वक्त। तभी यहाँ पे अब सभी लोग तैयार हो चुके थे, रिमझिम और सभी लोग आते हैं कमरे में। तो कमरे में आते ही रिमझिम जैसे ही पूर्वी को देखती है तो हाय हाय, रिमझिम कहती है, अच्छा मेरा एक सवाल है पूर्वी, एक बात बता, सच बोलूँ ना तो ऐसा मतलब दिल कर रहा है ना कि पहली बार मैं तुझे प्रपोज कर दूँ। तभी अदिति घूर के देखते उसको, बोलते क्या मतलब। तभी रिमझिम कहती है, अरे यार देख ना, कोई बंदा अपना दिल हारने से सेकंड लगाएगा नहीं। और उसी वक्त शायद समीर भी आता है, वो उसने भी एक कुर्ता और सलवार टाइप पहना था, इट्स लाइक वहाँ पे राजस्थानी टाइप में थे। वो उसने बहुत अच्छा लग रहा था, सर पे पगड़ी, कुर्ता सलवार में बहुत अच्छा हैंडसम हंक लग रहा था समीर। जैसे ही रिमझिम समीर को देखती है तो वो बोल पड़ती है, वाह आज तो इंसान लग रहा है। तभी समीर उसको घूरते हुए देखता है, बोलते है व्हाट यू मीन। तो बोलते हैं आई मीन कि तुम आज ह्यूमन बीइंग लग रहे हो, तुम्हें नहीं लगता। तभी चंचला थोड़ी सी हंस पड़ती है और बोलती कि आप लोग कितना झगड़ा करते हो। तभी समीर कहता है ये है ना। और फिर उसके बाद वो, उसने अभी तक पूर्वी को देखा नहीं था, लेकिन इतना कहते हुए वो सिर्फ एक नज़र पूर्वी की तरफ देखता है। हाय बेचारा अपने दिल पे हाथ रखता है, बोलता है कि हाय यार। तभी पूर्वी उसकी तरफ एक बार गुस्से वाली लुक में देखती है तो अपने दिल पर से हाथ उठा लेता है। तभी अदिति कहती कि क्या हुआ। तो बोलते यार ऐसे ऐसे, ये तो एक तो पहली बार इस रूप में हमारे सामने आई है और उसके बाद ऐसी कातिलाना नज़रों से देख रही है मुझे, अब इसके गुस्से से भी प्यार हो जाएगा। पूर्वी ना चाहते हुए भी थोड़ी सी हंस पड़ती है, अब वो क्या ही कहे उसकी हरकतों पे। तभी समीर कहता है, वैसे बाय द वे मानना तो पड़ेगा यार, कसम से तू बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी यहाँ पे पूर्वी कहती कि हाँ वो हमें पता है अच्छे से। अब यहाँ पे चाची साहब भी आती हैं, चाची साहब आती हैं और इन सभी को कहती हैं कि अगर आप सभी का हो चुका हो तो नीचे चलने का वक्त हो गया है, क्योंकि अब समथिंग 7:30 बज चुके थे शाम के। अब होता है ना महलों में दो टाइप से सीढ़ियाँ होती है, दो तरफ से सीढ़ियाँ होती है। तो एक तरफ से यहाँ पे पूर्वी, एक सेंटर में पूर्वी, एक तरफ रिमझिम और एक तरफ अदिति, और बीच में से पूर्वी के थोड़ा सा आगे चंचला। ये एक साइड से उतर रही थी, दूसरी साइड से शौर्य और उसके साथ समीर, और शायद शौर्य के साथ उसके कुछ और भी दोस्त थे साथ में। शौर्य ने एक ऐसा कह सकते हैं, एक उसने कुर्ता टाइप पहना था, हाथ में तलवार लेकर, सर पे पगड़ी पहना हुआ, बहुत अच्छा दिख रहा था वो, बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत। इवन समीर का भी कुछ ऐसा ही लुक था। और ये दोनों उतर रहे थे, बैकग्राउंड में कुछ सर्वेंट्स थे, बैक में पीछे कुछ सर्वेंट्स थे जो कि शायद अवेलेबल हो कि कोई इमरजेंसी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ये सभी लोग, ये दोनों ही उतर रहे थे। पूर्वी एक बार अपने भाई साहब को देखती है, जब शौर्य पूर्वी को इस रूप में देखता है तो थोड़ी देर के लिए वो खुद खड़ा हो जाता है, और वो जब पूर्वी और शौर्य मतलब ऐसे सेंटर में आके मिलते हैं तभी शौर्य कहता है कि मानो या ना मानो, वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही। तभी पूर्वी एक बार अपने भाई साहब की तरफ देखते हुए कहती कि वैसे भाई साहब, ये हमें भी पता है कि हम अच्छे दिख रहे हैं, वैसे हमें ये नहीं पता था कि आप हमसे भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। तभी शौर्य कहता है कि अब क्या कहें, अब खूबसूरती इंसान की आंखों में होती है। तभी पूर्वी थोड़ी सी हंसते हुए कहती है कि आप अपनी शायरी कभी मत भूलिएगा। और फिर उसके बाद ये लोग उतर रहे थे, वो सीढ़ियों से उतर रहे थे। इन लोगों के ऊपर सेंटर लाइट थी, फोकसिंग लाइट इन लोगों के ऊपर थी। लेकिन जब पूर्वी उतर रही थी तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है। वो स्मेल शायद पूर्वी को पागल करने के लिए काफ़ी था। जैसे ही वो पूर्वी स्मेल बस इनहेल करती है, पूर्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वो जो उतर रही थी सीढ़ियों से वो रुक चुकी थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिमझिम और अदिति भी थोड़े से शौक थे कि अब इसे क्या हुआ। पूर्वी की आंखें बंद थी उस वक्त। वो बंद आंखों से
एक बार फिर से उस स्मेल को फील करती है। वो स्मेल इस तरीके की थी कि मानो उसको ऐसा लग रहा हो कि कोई जानी पहचानी ये स्मेल है। वो स्मेल को बहुत अच्छे से जानती हो, समथिंग ऐसा। वो उतर रही थी और उतरते उतरते वो सिर्फ उस स्मेल का पीछा कर रही थी। वो स्मेल कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ मंजुला देवी जो कि चेयर पे बैठी हुई सामने एक लड़की से बात कर रही थी। उस लड़की की आवाज़ इतनी सॉफ्ट थी कि क्या ही कहें। वो लड़की इतनी सॉफ्ट स्वभाव, उसका लहजा इतना शांत, इतना कामनेस से भरा था कि इवन जब मंजुला देवी बात भी कर रही थी तो वो बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी। मंजुला देवी उसे कुछ बोल रही थी और वो भी कुछ सुन के उनको उसी चीज़ की रिप्लाई दे रही थी। वो लड़की ने भी एक ब्लू कलर का ड्रेस पहन रखा था, नेवी ब्लू कलर का, और मंजुला देवी चेयर पे बैठे रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और वो लड़की की वाइट स्किन टोन बहुत ब्यूटीफुल। धीरे धीरे वो जो पूर्वी थी वो यहाँ तक खींची चली आती उस स्मेल के पीछे। तभी उसके कानों में एक हल्की सी स्माइल की गूंज, जो कि वो लड़की स्माइल करती है जब कुछ तो बात होती है मंजुला देवी की और उस लड़की के बीच में, जिससे वो लड़की हल्की सी स्माइल पास करती है। और उसकी हल्की सी वो स्माइल की हल्की सी गूंज जो कि पूर्वी के कानों में जाती है। जब पूर्वी उस आवाज़ को सुनती है तो मानो वो अपने होश में नहीं है। वो एक मदहोशी से आलम में जी रही हो और उस सुगंध और उस आवाज़ का पीछा करते हुए बस आगे बढ़ रही थी। और वो उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे मंजुला देवी एक लड़की से बात कर रही थी। तकरीबन 5-6 कदम की दूरी पे वो पूर्वी खड़ी थी पीछे ही। तभी शायद वो उस लड़की के पास जाएगी कि तभी पीछे से रिमझिम आ जाती है और कहती है, पूर्वी कहाँ जा रही है, चल। तभी पूर्वी मानो अभी तक वो किसी घोर में थी और जैसे ही रिमझिम आई और रिमझिम ने उसका हाथ पकड़ा तो वो थोड़ी सी शॉक थी। तभी अदिति आके पीछे से कहती, क्या हुआ, हम लोग कब से पीछे से आवाज़ दे रहे हैं तुम्हें। तभी पूर्वी कहती, क्या, मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा था। तभी अदिति कहते, सीरियसली हम तुम्हें कब से आवाज़ दे रहे थे पूर्वी। तभी पूर्वी फिर एक बार पलट के फिर से उस लड़की को देखती है तो अब वो लड़की वहाँ से जा चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ बैठी मंजुला देवी जो कि हाथ में ग्लास में एक जूस लेकर रखी थी, बैठी हुई थी। और वो अब पूर्वी के पास आते हुए कहते हैं कि बेटा, वैसे भी एक रस्म शुरू होने वाली है, कुछ पंडित लोग आने वाले हैं आशीर्वाद देने के लिए, तो आप चलिए वहाँ। और वैसे ही होता है यहाँ पे। पूर्वी, शौर्य और सभी लोग वहाँ पे थे। कहीं ना कहीं कुछ पंडितों को बुलाए गए थे जो कि जाने माने पंडित थे। उन सभी को बुलाया जाता है। वहाँ के मंदिर के पुजारी, कालीगढ़ के जो काली मंदिर के पुजारी थे, उन्हें भी बुलाया जाता है। और एक बुजुर्ग पुजारी जी को बुलाया जाता है। बहुत ही बुजुर्ग एक आदमी आता है वहाँ पे। वो सभी को वो आता है यहाँ पर, वो राज्य तिलक करता है। राज्य तिलक इन द सेंस कि वो तिलक करता है शौर्य के माथे पर, अपने हाथों से वो तिलक लगाते हैं। तभी यहाँ पर जो पूर्वी के चाचा जी चंद्रदेव राजपूत जो थे वो कह पड़ते हैं कि पंडित जी आइए, आप इन सभी का भी तिलक कर दीजिए। वो आते हैं और वो आते ही वो सबका तिलक करते हैं। धीरे धीरे पहले शौर्य का करते हैं, फिर समीर का, फिर उसके बाद वहाँ पे अदिति भी थी, अदिति का भी किया जाता है। रिमझिम भी थी, रिमझिम का भी किया जाता है। लास्ट में पूर्वी थी। पूर्वी एक जगह पे बहुत ही शांत से बैठी हुई थी, मानो उसके साथ वो क्या हुआ था वो बस उस सीन को इमेजिन कर रही हो। वो कौन से घोर में थी, उसी चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश कर रही हो, समझने की कोशिश कि उसके साथ हो क्या रहा था वो चीज़। जैसे ही वो पंडित पूर्वी के पास पहुंचे, पूर्वी को उसने अभी तक देखा नहीं था उस पंडित ने। वो आते हैं, वो बस तिलक हाथ में लगा के माथे पे लगाएंगे तब उन्होंने पूर्वी का चेहरा देखा था। पूर्वी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, पंडित को देखा, उसकी आंखों का रुतबा थोड़ा सा बदल गया। पंडित जो कि शायद अब उस वक्त वो खड़ा नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो पंडित बहुत ही बूढ़ा था,
हाथ में लाठी पकड़े हुए वो पंडित था। अपने आप को बस एक कह सकते हैं कि एक कंबल से ढका हुआ था। पूर्वी एक बार उसे देखती है और बहुत ही झुक के बहुत ही पोलाइटली उस पंडित के पैर छूती है। पंडित इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि उसके हाथ से वो जो लाठी उसने पकड़ी थी वो लाठी तक उससे छूटकर गिर जाती है। पूर्वी ये स्वभाव देख के पंडित का थोड़ा सा तो शौक थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या है ऐसा। तभी वहाँ पर जो चंद्रदेव थे वो सभी पंडितों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं और उस पंडित को जाना था घर पे। वो उन्हें भी बुलाते हैं, वो पंडित को भी बुलाया जाता है कि आप भी आके भोजन कर लीजिए। तभी वो पंडित इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि वो कहता है कि वो हमें घर जाना है। उनके साथ उनके बेटे थे जो कि कालीगढ़ के मंदिर के पुजारी थे। वो कहते हैं कि माफ़ी चाहते हैं लेकिन हम फिर कभी आ जाएंगे। तभी चंद्रदेव कहते हैं अरे क्या हुआ है, आप ठीक हैं पंडित जी, आप ठीक हैं? लेकिन वो पंडित जी इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि क्या ही मैं। पूर्वी जो कि सीढ़ियों से चढ़ते वो एक बार ऊपर जा रही थी, कहीं तो जा रही थी, लेकिन बस एक बार पलट के वो फिर से उस पंडित की तरफ देखती जो कि बूढ़ा हो चुका था, जो कि उसने जिस पंडित ने तिलक की थी उस पंडित को। पंडित शायद क्षण भर के लिए एक बार पूर्वी की तरफ देखा था, लेकिन पूर्वी की इस बार आंखों के रुतबा कुछ और ही था। पूर्वी की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। आंखों में मानो एक अजीब सा गुस्सा आ चुका था। पूर्वी के चेहरा एक ऐसा अवतार ले चुका था कि मानो अभी उसका बस चले तो उस पंडित को मार डाले। पंडित जब ये रूप पूर्वी का देखता है तो इतना ज़्यादा डर चुका था कि वो उस वक्त वहाँ खड़ा होता नहीं। वो घबरा के वहाँ से जाने लगता है तो कहीं ना कहीं उसका पैर फिसल के गिर भी जाता है। उसके बेटे जो थे वो संभालते हैं, बोलते हैं पिताजी आराम से। तभी पंडित कहते हैं चलो घर चलते हैं, घर चलिए। वो इतना ज़्यादा घबरा चुके थे कि वो इवन लफ्ज़ अपने जो थे वो भी उनके क्लियर नहीं थे। पूर्वी का ये रूप सिर्फ पूर्वी नहीं देखती। इवन पूर्वी को तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी है उसके साथ हो रहा है। जब पूर्वी का ये रूप अदिति देखती है तो वो थोड़ी सी घबरा सी जाती है, वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है कि ना जाने अब क्या होगा। लेकिन सिर्फ ये रूप अदिति तक सीमित नहीं रहता। ये रूप पूर्वी का देखते हैं शास्त्री जी खाना खाते हुए बस एक क्षण भर के लिए पूर्वी की तरफ देखे थे और पूर्वी का वो रूप देखकर अद्विकानंद शास्त्री जी के मानो गले से अब खाना तक नहीं उतर रहा था। वो भी घबरा चुके थे कहीं ना कहीं। और अदिति जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी पूर्वी की वो आंखें देखकर, पूर्वी का वो चेहरे का एक्सप्रेशन देख के इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक एक्सप्रेशन था। तभी अदिति बहुत ही डरते हुए कांपते हुए हाथ लेकर आती है और कहती है कि पूर्वी, लेकिन मानो पूर्वी अपने होश में नहीं थी। फिर अदिति थोड़ा जोर से ही कहती पूर्वी। तभी पूर्वी मानो अपने होश में आते हुए कहती हाँ क्या हुआ। तभी अदिति कहती कि क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है। तभी पूर्वी कहती कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे अदिति कहती कि मुझे लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। तभी पूर्वी कहती कि नहीं, हम ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है। तभी पूर्वी कहती है कि हाँ। तभी अदिति कहती है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तभी पूर्वी कहती है कि यार थोड़ा सा तो हेडेक हो रहा है, शायद हो सकता है, लग रहा हो। लेकिन जो ये घबराहट थी वो सिर्फ घबराहट तक रहेगी या आगे कुछ और भी होगा, यही शास्त्री जी सोच रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में अब पूर्वी को लेकर घबराहट आ चुकी थी। आखिर क्यों इतना शास्त्री जी पूर्वी के बारे में सोच रहे थे। पूर्वी को अदिति उसके कमरे में लेकर जाती है। कमरे में लेकर जाते ही पूर्वी कहती है अरे यार मैं बहुत ज़्यादा हेडेक फील कर रही हूँ,
आई जस्ट वॉन्टेड टू फ्रेश अप। तभी अदिति कहती है यार अभी जस्ट पार्टी शुरू हुई थी थोड़ी देर पहले, क्योंकि अब तकरीबन 9:30-10 बज चुके थे। ये सारी चीज़ें करते करते 9:30-10 बज चुके थे रिचुअल के हिसाब से। तभी पूर्वी समय देखते हुए कहती है यार 10 बज रहे हैं यार, आई जस्ट वॉन्टेड टू चेंज इट। तभी अदिति कहती कि ओके तो जाके फ्रेश हो जा। और वैसे ही होता है, जैसी सोच वैसी करनी। पूर्वी जाती है और फ्रेश होती है। अदिति मानो अभी तक उसके दिमाग से वो मंजर नहीं निकाल पा रही थी जो पूर्वी का बदला हुआ चेहरा वो देखती है। चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी पर यही पूर्ण विराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा आप सब लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।